हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम डसो और रफाल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स डिस्कस करेंगे। जब हम एनडीए, सीडीएस या एफकेट जैसे एग्जाम्स क्लियर करके या फिर एनसीसी स्पेशल जैसी डायरेक्ट एंट्रीज के थ्रू एएफएसबी बोर्ड फेस करते हैं तो पर्सनल इंटरव्यू में एविएशन और फाइटर एयरक्राफ्ट्स पर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरव्यूइंग ऑफिसर अक्सर आपके आंसर्स पर टेक्निकल क्रॉस क्वेश्चंस और काउंटर क्वेश्चंस करते हैं, स्पेशली तब जब आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए एम कर रहे हो। इसलिए इस वीडियो में मैंने कोई अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन नहीं रखी है। मेरे खुद की प्रीवियस इंटरव्यूज़ के एक्सपीरियंस से मैंने इसमें सिर्फ वही स्पेसिफिक और हाई वैल्यू डिटेल्स इंक्लूड किए जो प्रैक्टिकली आपकी इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से काम आएंगी, ताकि जब इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे टेक्निकल सवाल पूछे तो आप उन्हें कॉन्फिडेंटली आंसर्स कर सकें। तो चलिए एक डिफेंस एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रफाल को समझते हैं। सबसे पहले रफाल के बारे में कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट डिटेल्स जान लेते हैं। जैसे कि रफाल एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है गस्ट ऑफ विंड या फिर अ रैपिड बस्ट ऑफ फायर। रफाल को डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर किया है एक फ्रेंच एरोस्पेस कंपनी जिसका नाम है डसो एविएशन। ये डील इंडिया और फ्रांस के बीच हुई थी सितंबर 2016 में, जिसमें इंडिया ने 36 एयरक्राफ्ट परचेज किए थे और इसकी ये पूरी डील की कॉस्ट इंडिया को पड़ी थी अराउंड 7.8 बिलियन यूरोज, जो इंडियन रुपीस में है 59,000 करोड़ एट दैट टाइम। रफाल को एक 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट माना जाता है और एक ट्विन इंजन जेट है जिसमें 2 स्नैकमा M88 इंजन हैं। इन 36 रफाल में 28 रफाल सिंगल सीटर थे और जो 8 रफाल हैं वो है ट्विन सीटर। इन ट्विन सीटर में बैक सीट में एक इंस्ट्रक्टर या फिर वेपन सिस्टम ऑपरेटर बैठ सकता है। हालांकि इन ट्विन सीटर का यूज़ ट्रेनिंग के लिए किया जाता है, पर इनका ये फुल्ली कॉम्बैट केपेबल होते हैं, जिससे इनका यूज़ या तो एक्चुअल कॉम्बैट में या फिर कॉम्प्लेक्स मिशन में किया जा सकता है। रफाल की स्पीड होती है 1.8 मैक, जो अप्रोक्सीमेटली है 2222 किलोमीटर पर आवर। रफाल में 14 हार्ड पॉइंट्स हैं। हार्ड पॉइंट्स स्पेसिफिक स्पॉट्स को कहते हैं जो किसी एयरक्राफ्ट के नीचे की साइड होते हैं, विंग्स के या बॉडी के नीचे, जो स्ट्रॉन्ग टाइटेनियम या स्टील के बने होते हैं। इनका यूज़ होता है किसी हैवी वेट को होल्ड करना, जैसे कि मिसाइल को, बॉम्ब्स को, एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक्स को या फिर इलेक्ट्रॉनिक पॉड्स को। रफाल की लोड कैपेसिटी देखें तो रफाल कैन लिफ्ट 9.5 टन्स या 9,500 kgs ऑफ एक्सटर्नल वेपन्स और फ्यूल्स। राफाल का खुद का वेट जो है वो है 10 टन्स और राफाल की जो इंटरनल फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो है 4.7 टन्स। राफाल जो इंटरनल फ्यूल है वो अपने विंग्स के अंदर कैरी करता है, इसलिए जो अगर उसके राफाल का जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट देखें तो वो होता है सम ऑफ जो इसका एक्सटर्नल लोड कैपेसिटी है और जो इसका खुद का वेट है और इसके इंटरनल फ्यूल की जो 100% कैपेसिटी है, उनको जब सम करते हैं तो हमको मिलता है इसका टोटल मैक्सिमम टेक ऑफ वेट जो है 24.5 टन्स। नेक्स्ट है इसके स्क्वाड्रंस। जो 36 जेट थे इनको 2 स्क्वाड्रन में स्प्लिट किया गया। फर्स्ट है नंबर 17 स्क्वाड्रन, इसको गोल्डन एरोज भी कहते हैं। इसकी लोकेशन है अंबाला एयरफोर्स स्टेशन, हरियाणा, जो वेस्टर्न कमांड के अंदर आता है। और इसका जो प्राइमरी रोल है वो है एयर सुपीरियरिटी बनाए रखना वेस्टर्न फ्रंट पर और काउंटर करना थ्रेट्स को अलोंग दी लाइन ऑफ कंट्रोल। द सेम टाइम जो सेकंड स्क्वाड्रन है वो है 101 स्क्वाड्रन, इसको फाल्कन्स भी कहते हैं। इसकी लोकेशन है हाशीमारा एयरफोर्स स्टेशन, वेस्ट बंगाल, जो ईस्टर्न कमांड के अंदर आता है। और इसका रोल है सिक्योर करना वाइटल सिलीगुड़ी कॉरिडोर को और
एयर डोमिनेंस बनाए रखना ईस्टर्न सेक्टर पे और थ्रेट को काउंटर करना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। अब रफाल की कुछ एडवांस्ड कैपेबिलिटीज और टैक्टिकल एडवांटेजेस जान लेते हैं जो इसे इसके एनिमीज पर क्लियर एज देते हैं। जैसे रफाल एक ओमनी एयरक्राफ्ट है। सपोज दैट रफाल का मिशन है कि वो एनिमीज बंकर पर बॉम्बिंग करेगा, और जब वो बॉम्बिंग कर ही रहा था तो सामने से एक एनिमी एयरक्राफ्ट आता है। ठीक है, अब इसका रडार उस एनिमी एयरक्राफ्ट को नोटिस करेगा और स्क्रीन पर दिखाएगा। तो जब रफाल बॉम्बिंग कर रहा है तो साइमल्टेनियसली वो एनिमी एयरक्राफ्ट पर मिसाइल भी लॉन्च कर सकता है। तो इसे कहते हैं ओमनी रोल कैपेबिलिटी। क्यों? क्योंकि रफाल एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और रिकॉनेसेंस एट द सेम टाइम कर रहा है। अगर यहीं पर देखें किसी मल्टी रोल एयरक्राफ्ट में, तो जब वो बॉम्बिंग कर रहा होगा और उसी टाइम उसके सामने एक एनिमी एयरक्राफ्ट आ जाए तो उसे डिफिकल्टी हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसे पहले अपना मोड स्विच करना पड़ेगा। और इसीलिए रफाल जो कि एक ओमनी रोल एयरक्राफ्ट है उसे मल्टी रोल एयरक्राफ्ट पर एक क्लियर टैक्टिकल एज मिल जाता है। किसी भी फाइटर जेट में अटैक के बाद उसका सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है उसकी सर्वाइवेबिलिटी, और रफाल को ये ताकत मिलती है उसकी एडवांस डिफेंस मैकेनिज्म यानी सेमी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से। सबसे पहले जानते हैं कि स्टेल्थ होता क्या है। स्टेल्थ का मतलब होता है कि कोई एयरक्राफ्ट किसी रडार पर डिटेक्ट होना कितना मुश्किल है। और रडार काम कैसे करता है, तो ये यहाँ देख सकते हैं इस इमेज में कि रडार पहले सिग्नल भेजता है एयरक्राफ्ट पर या फिर हर डायरेक्शन में सिग्नल भेजता है, और जब ये रेडियो सिग्नल रिफ्लेक्ट होते हैं एनिमी के या किसी एयरक्राफ्ट से, तो वो रिफ्लेक्ट होके बाउंस बैक होते हैं और इस रडार के रिसीवर पर आते हैं, और रिसीवर पर आने के बाद ये रडार उसको प्रोसेस करता है और फाइंड आउट करता है कि जो एयरक्राफ्ट है उसकी पोजीशन क्या है। और इस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का जो गोल होता है वो होता है इस रिफ्लेक्शन को कम से कम कर पाना। अभी यहाँ पर एक टर्म आती है रडार क्रॉस सेक्शन। रडार क्रॉस सेक्शन बताता है कि कोई एयरक्राफ्ट रडार पे कितना सिग्नल रिफ्लेक्ट कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो सुखोई है, जो सुखोई Su-30 MKI है, उसका रडार क्रॉस सेक्शन है 20 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब है कि अगर हम किसी 20 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया के स्फीयर के मेटल के स्फीयर को लेंगे तो सुखोई उतना ही रेडियो सिग्नल को रिफ्लेक्ट करेगा जितना कि ये मेटल बॉल रिफ्लेक्ट करेगी। सिमिलरली हम देख सकते हैं कि जो रफाल है उसका RCS है 1 मीटर स्क्वायर, अराउंड 0.1 मीटर स्क्वायर से 1 मीटर स्क्वायर, और F-35 का RCS बहुत ही कम 0.005 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर को रफाल को बहुत बार किसी एक छोटे बर्ड से कंपेयर किया जाता है कि इसका रेडियो क्रॉस सेक्शन, रडार क्रॉस सेक्शन एक बर्ड के बराबर है, जबकि F-35 को एक गोल्फ की बॉल के बराबर कंपेयर किया जाता है कि ये एक जो रडार की स्क्रीन पर एक गोल्फ की बॉल के साइज का दिखाई देता है। अब जानते हैं की फैक्टर्स जो रफाल की सेमी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में कंट्रीब्यूट करते हैं, और सबसे पहले आता है स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट। स्पेक्ट्रा स्टैंड्स फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन इक्विपमेंट टू काउंटर थ्रेट्स फॉर रफाल एयरक्राफ्ट। अब जब कोई एनिमी रडार रेडियो वेव्स भेजता है तो जब वो रफाल के पास आते हैं तो रफाल का स्पेक्ट्रा सिस्टम उन सिग्नल्स को एनालाइज करता है
और रिफ्लेक्शन के साथ साथ अपनी खुद के डिसेप्टिव फ्रीक्वेंसी या काउंटर सिग्नल्स भेजता है। और जब ये सिग्नल रडार पर पहुंचते हैं तो रडार या तो कंफ्यूज हो जाता है या फिर जैम हो जाता है, जिससे रडार की स्क्रीन से रफाल डिसअपीयर हो जाता है। स्पेक्ट्रा वॉरफेयर सूट के बाद जो सेकंड फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट करता है रफाल की सेमी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में, वो है उसका एरोडायनेमिक डिज़ाइन, जिसमें पहले नंबर पे आता है इसका सॉटूथ डिज़ाइन। आप रफाल के डिफरेंट पार्ट्स में या क्रिटिकल एरियाज में ऐसे जिगजैग पैटर्न देख सकते हैं। जब कोई एनिमी रडार के रेडियो वेव्स एयरक्राफ्ट के इन जिगजैग पार्ट्स पर हिट करते हैं तो वो वापस रिसीवर पे लौटने की बजाय डिफरेंट डायरेक्शन पर स्कैटर हो जाते हैं या डिफ्लेक्ट होने लगते हैं, जिससे एनिमी रडार को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल रफाल का मिलता नहीं है और वो रफाल को ट्रैक नहीं कर पाता है। अब सेकंड फैक्टर है एस डक्ट एयर इनटेक। किसी भी एयरक्राफ्ट में उसकी इंजन की कंप्रेसर ब्लेड्स काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्शन देती है रडार पर। यहाँ पर को इसकी ब्लेड्स दिख सकती है, पर रफाल में इस रिफ्लेक्शन को कम करने के लिए इसकी जो एयर इनटेक होती है उसको एस शेप में बनाया जाता है। उससे जो ब्लेड्स होती हैं वो रडार के सिग्नल उसकी ब्लेड पर पड़ते नहीं हैं और रडार के सिग्नल इस इनटेक की दीवार पर पड़ के वापस लौट जाते हैं। और जो सिग्नल इसकी दीवार पे आते हैं उनको डिफ्लेक्ट करने के लिए यहाँ पर को ये सॉटूथ डिज़ाइन बना दिए जाते हैं, जिससे ये वापस एनिमी रडार पे ना जाके डिफरेंट डायरेक्शन पर डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। रफाल का लास्ट फैक्टर जो इसको सेमी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी देता है वो है इसका रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल। ये एक स्पेशल कोटिंग होती है जो इसके क्रिटिकल एरियाज पे की जाती है। जब एनिमी रडार के रेडियो वेव्स रफाल की इस कोटिंग पर हिट करते हैं तो इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो वाइब्रेट करने लगते हैं। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो कहता ही है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो ये रडार वेव्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं और जो सिग्नल्स हैं वो बाउंस बैक करने की बजाय डिसिपेट हो जाते हैं हीट की फॉर्म में। अब रफाल के सेमी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के बाद उसकी डाटा फ्यूजन कैपेबिलिटी को समझते हैं। सपोज दैट कोई एनिमी एयरक्राफ्ट किसी एयरक्राफ्ट के पास से गुजरता है तो उस एयरक्राफ्ट का सबसे पहले उस एयरक्राफ्ट का रडार एक डिटेक्ट करता है कि पास से कोई एनिमी एयरक्राफ्ट जा रहा है, तो वो स्क्रीन पर एक मार्क लगा देता है। ठीक उसके बाद इस एयरक्राफ्ट का इंफ्रारेड सेंसर उस एयरक्राफ्ट की हीट को डिटेक्ट करता है और स्क्रीन पर एक दूसरा मार्क बना देता है। और उसी टाइम इस एयरक्राफ्ट का वॉरफेयर सिस्टम उस एनिमी एयरक्राफ्ट के रडार की वेव्स को डिटेक्ट करता है और स्क्रीन पर एक साइन सिंबल दिखाता है कि इसने भी एक एनिमी एयरक्राफ्ट को ऑब्जर्व किया है। पर इन रियलिटी तीनों ने एक ही एनिमी एयरक्राफ्ट के लिए 3 अलग अलग सिंबल स्क्रीन पर दिखाते हैं, जिससे ये स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती है इस पायलट के लिए। पर रफाल में डाटा फ्यूजन कैपेबिलिटी होती है, मींस इसमें एक सुपर कंप्यूटर होता है जिसको कहते हैं, जिसमें इसका नाम है MDPU, मॉड्यूलर
डाटा प्रोसेसिंग यूनिट। ये डिफरेंट सिस्टम से रफाल के डेटा लेता है और उन डेटा को पहले प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद स्क्रीन में सिर्फ उतने ही एयरक्राफ्ट दिखाता है जितने एक्चुअल में फ्लाई कर रहे हैं, जिससे कि जो एक क्लियर और एक्यूरेट पिक्चर स्क्रीन पे दिखाई देती है, और इससे पायलट का मेंटल वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है और उसकी डिसीजन मेकिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब समझते हैं रफाल के डेल्टा विंग डिज़ाइन को। अगर रफाल की इमेज को ध्यान से देखा जाए तो इसके विंग्स एक ट्रायंगल की शेप में होते हैं, और इस ट्रायंगल की शेप के डिज़ाइन को ही कहते हैं डेल्टा विंग डिज़ाइन। ये डेल्टा विंग डिज़ाइन एयरक्राफ्ट को हेल्प करते हैं रिड्यूस करने में एयर रेजिस्टेंस, और जिससे कि इसकी स्पीड बढ़ जाती है। इसके साथ ही ये इसको मैसिव लिफ्ट देते हैं, जिससे ये कैपेबल बनता है हैवी लोड ले जाने के, जैसे कि वेपन्स और फ्यूल्स। और रफाल के आगे ये छोटे विंग्स दिखाई देते हैं जिनको कनार्ड्स कहते हैं। ये कनार्ड प्रोवाइड करते हैं एजिलिटी और एक्सट्रीम कंट्रोल, जिससे रफाल शार्प यू टर्न और रैपिड मैन्यूवर्स लेने में कैपेबल बनता है। ये रफाल को क्लोज रेंज डॉग फाइट में काफ़ी एडवांटेज देते हैं। जब इंडिया ने डसो एविएशन से रफाल परचेज किए थे तो उसमें 13 कस्टमाइजेशन कराई थी, जिनको इंडिया स्पेसिफिक इन्हांसमेंट भी कहते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कोल्ड स्टार्ट कैपेबिलिटी। ओरिजिनली रफाल को यूरोपियन विंटर के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया था, पर इंडिया के हिमालयन बॉर्डर में टेम्परेचर काफ़ी कम होता है ही, साथ में यहाँ हाइयर एल्टीट्यूड की वजह से एयर काफ़ी थिन हो जाती है, जो सी लेवल से अराउंड 30% तक थिनर हो सकती है। यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ऑक्सिलरी पावर यूनिट होता है जो मेन इंजन के ठीक आगे होता है। इसका काम होता है एयर को कंप्रेस करना और प्रेशर जनरेट करना, जिससे कि मेन इंजन स्टार्ट हो सके। और इस थिन एयर में इसके लिए एयर को कंप्रेस करना, यानी कि इनफ ऑक्सीजन को सक इन करना और उसको कंप्रेस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और इसके लिए इसके एपीयू ऑक्सिलरी पावर यूनिट को कस्टमाइज किया गया और इसे और पावरफुल और अडाप्टेबल बनाया गया इंडिया की हायर एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग, जिससे कि अब ये लेह के 10,000 प्लस फीट की हाइट पर और -30 से -40 डिग्री के टेम्परेचर तक भी आसानी से इंजन को स्टार्ट कर सकता है। अब रफाल के एक्स गार्ड टो डिकॉय सिस्टम को समझते हैं। इसको समझने से पहले समझ लेते हैं कि फ्लेयर्स और चाफ क्या होते हैं। जब कोई इंफ्रारेड हीट सीकिंग मिसाइल किसी एयरक्राफ्ट को चेस करती है तो एयरक्राफ्ट फ्लेयर्स छोड़ते हैं, जिससे इनकमिंग हीट सीकिंग मिसाइल होती है वो इस फ्लेयर्स की हीट की वजह से कंफ्यूज हो जाती है और एयरक्राफ्ट एस्केप कर जाता है। इसी तरह जब कोई रडार गाइडेड मिसाइल एयरक्राफ्ट को चेस करती है तो एयरक्राफ्ट चाफ को छोड़ते हैं। ये चाफ एल्यूमिनियम कोटेड ग्लास फाइबर्स होते हैं जो रडार सिग्नल्स को, रडार वेव्स को स्कैटर करते हैं और मिसाइल कंफ्यूज हो जाती है। पर जो मॉडर्न बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होती हैं, क्योंकि वो एयरक्राफ्ट की रेडियो क्रॉस सेक्शन और उसकी स्पीड को चेस करती हैं, इसलिए वो चाफ से आसानी से डिफ्लेक्ट या कंफ्यूज होती नहीं है। अब यहाँ पर को रफाल में एक्स का टो डिकॉय सिस्टम का यूज़ किया जाता है। ये एक एआई पावर्ड सिस्टम होता है जो रफाल से 100 से 150 मीटर की दूरी पर एक ऑप्टिकल फाइबर केबल से कनेक्टेड होता है। ये
रफाल का एग्जैक्ट रेडियो क्रॉस सेक्शन या उसकी स्पीड को मिमिक करता है, जिससे कि जो इनकमिंग मिसाइल होती है वो इससे असली रफाल समझ लेती है और इसको हिट कर जाती है और रफाल इवेट कर जाता है। ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन रफाल ने इसी एक्सगार्ड सिस्टम का यूज़ किया था। ये सिस्टम रडार पर इतना कन्विंसिंग लगता है कि एनिमी को लगा उसने रफाल को लॉक और हिट कर दिया है, लेकिन रियलिटी में रफाल ने डिकॉय का यूज़ करके मल्टीपल बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलों को सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज कर दिया था। अब समझते हैं रफाल के वेपन सिस्टम को, जो इसे एक लीथल फाइटर जेट बनाता है। इसमें सबसे पहला नाम आता है मीटियोर मिसाइल का, जो एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। इसकी रेंज 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, यानी रफाल एनिमी की रेंज में एंटर किए बिना ही उसे शूट डाउन कर सकता है। लेकिन जो चीज़ इसे दुनिया में सबसे खतरनाक बनाती है वो है इसका नो एस्केप जोन, जो है 60 से 100 किलोमीटर, जो वर्ल्ड में लार्जेस्ट कंसिडर किया जाता है। अब इतना लार्ज है कैसे? इसका रीज़न है इसका सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट इंजन। नॉर्मली ट्रेडिशनल मिसाइलों को फ्यूल कंबशन के लिए हैवी ऑक्सीडाइजर कैरी करने पड़ते हैं, लेकिन मीटियोर में ऐसा नहीं होता। अब जैसे इमेज में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर को 2 एयर इनटेक्स हैं। अब ये एयर इनटेक्स एयर को अंदर सक करते हैं और ट्रैवल करते समय इसी एयर का यूज़ मिसाइल कंबशन के लिए करती है। अब इससे अलग से कोई हैवी ऑक्सीडाइजर लेने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे इसका वेट काफ़ी कम हो जाता है। अब इससे वो अपने अंदर ज़्यादा फ्यूल कैरी कर सकती है। अब जैसे इससे फ़ायदा क्या होता है? अब जैसे अगर कोई नॉर्मल मिसाइल एयरक्राफ्ट के पास पहुंचती है तो उसका फ्यूल या तो कम या ख़त्म हो गया है, तो वो एयरक्राफ्ट अगर शार्प यूटर्न ले ले तो मिसाइल उसे चेज नहीं कर पाती। लेकिन मीटियोर का रैमजेट इंजन से लास्ट मोमेंट पर थ्रस्ट दे देता है। अगर एनिमी लास्ट मोमेंट पर कोई शार्प यूटर्न भी ले ले, तब भी मिसाइल उसे मैक 4 की स्पीड से चेज कर लेती है शार्प यूटर्न लेके। सिंपल वर्ड्स में अगर कहें तो कोई एनिमी जेट मीटियोर के नो एस्केप जोन में आ गया तो उसका एस्केप करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। अब मीटियोर के बाद समझते हैं स्कैल्प मिसाइल को, जिसे स्टॉर्म शैडो भी कहते हैं। ये एक एयर टू सरफेस डीप स्ट्राइक क्रूज मिसाइल है। डीप स्ट्राइक क्यों? क्योंकि इसकी रेंज है 300 किलोमीटर से भी ज़्यादा, और रफाल इसका यूज़ करके बिना बॉर्डर क्रॉस किए अपने ही एयर स्पेस से दूर बैठे टारगेट्स को इससे डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये इसकी इमेज। अब समझते हैं कि ये रडार से कैसे बचती है। जब रफाल इस मिसाइल को लॉन्च करता है तो ये अपने विंग्स को डिप्लॉय कर लेती है और सरफेस से सिर्फ 30 से 40 मीटर की हाइट पर ट्रैवल करती है, और इतनी कम हाइट के होने पर ये रडार की नज़र में नहीं आती। अब देखते हैं कि इतनी कम ऊंचाई पर अपना रास्ता कैसे ढूंढती है। ये यूज़ करती है टेरेन रेफरेंस नेविगेशन सिस्टम। इसमें सबसे पहले इसके अंदर इसकी मेमोरी में टारगेट एरिया का एक 3D मैप फीड कर दिया जाता है, और ट्रैवल करने पर इसका जो रडार अल्टीमीटर होता है वो इसकी हाइट और डिस्टेंस को मेज़र करता रहता है। अब नीचे चाहे हिल्स हो, वैली हो, जंगल हो या फ्लैट सरफेस हो, ये मिसाइल अपने रूट को डेटाबेस से मैच करती रहती है और पिन पॉइंट एक्यूरेसी के संग अपने प्री डिफाइंड रूट पर आगे बढ़ती रहती है। अब जब ये अपने टारगेट के पास पहुंच जाती है तो इसका 2 वॉरहेड सिस्टम काम आता है, और जैसे ये किसी बंकर को हिट करती है तो इसका जो पहला वॉरहेड होता है वो बंकर की मोटी दीवार या उसकी विंडो को क्रैश करके उस
पे एक होल कर देता है और जो उसका एक्चुअल बॉम्ब होता है वो उसी होल से बंकर के अंदर एंटर कर जाता है और कुछ सेकंड का या कुछ मिली सेकंड का डिले लेकर ब्लास्ट करता है और इस डिले की वजह से जो इम्पैक्ट होता है वो मैक्सिमम होता है और इसी इम्पैक्ट की वजह से ऑपरेशन सिंदूर में टेररिस्ट के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और कमांड सेंटर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए रफाल ने स्कैल्प मिसाइल का सक्सेसफुली यूज किया था। अब आते हैं रफाल के सबसे वर्सेटाइल वेपन पर जो है हैमर मिसाइल। हैमर स्टैंड्स फॉर हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। ये एक एयर टू सरफेस प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन है और इसका सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है इसका मॉड्यूलर डिज़ाइन, जिससे ये अपने टारगेट के अकॉर्डिंग अपनी आइज मींस अपने गाइडेंस किट को चेंज कर सकता है। इसमें 3 अलग अलग तरह के मोड्स होते हैं। पहला जीपीएस एंड आईएनएस। यह आईएनएस स्टैंड्स फॉर इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम। जब टारगेट कोई फिक्स्ड बिल्डिंग या बंकर है तो इस मोड को यूज करती है। यहाँ आईएनएस मिसाइल की मूवमेंट और पोजीशन को कॉन्स्टेंटली मेजर करता रहता है। सेकंड मोड है इंफ्रारेड कैमरा। अगर टारगेट पिन पॉइंट एक्यूरेसी वाला हो, जैसे कोई बिल्डिंग की स्पेसिफिक विंडो, तो ऐसे में इसकी मेमोरी में उस विंडो का थर्मल पिक्चर फीड कर देता है और टारगेट के पास पहुंचकर ये उसका हीट सिग्नेचर अपनी मेमोरी से मैच करती है और सीधे उसी विंडो में स्ट्राइक करती है एक्यूरेसी से। थर्ड मोड है लेजर सीकर। जब टारगेट मूव कर रहा हो, जैसे कोई एनिमी का टैंक, तब ये उस टारगेट पर पहले लेजर स्ट्राइक करते हैं और फिर हैमर उसी लेजर को चेस करते हुए टारगेट को डिस्ट्रॉय करता है। अब देखते हैं ये मिसाइल अपने टारगेट पर स्ट्राइक कैसे करती है। जैसे अगर राफेल किसी माउंटेन के पीछे लो एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर रहा है और टारगेट उस माउंटेन की दूसरी तरफ है, तो रफाल उसी लो एल्टीट्यूड से हैमर को लॉन्च कर देता है और हैमर उस माउंटेन के ऊपर से ट्रैवल करते हुए सीधा टारगेट पर 90 डिग्री के एंगल पर वर्टिकल डाइव मारती है और टारगेट को पूरी एक्यूरेसी से स्ट्राइक कर देती है। और इसी तरह अगर रफाल हाई एल्टीट्यूड में फ्लाई कर रहा है तो ये लॉन्ग रेंज से हैमर मिसाइल फायर करके टारगेट को इजीली स्ट्राइक कर सकती है। इससे एनिमी को छुपने का या एस्केप करने का कोई भी मौका नहीं मिलता। अब रफाल की लास्ट मिसाइल को समझ लेते हैं जो है माइका। ये एक एयर टू एयर मिसाइल है जो शॉर्ट रेंज के साथ मीडियम रेंज बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल की तरह भी फंक्शन कर सकती है। इसके 2 वेरिएंट होते हैं। पहला है माइका आरएफ रेडियो फ्रीक्वेंसी, जिसे ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी कहते हैं। इसमें एक बिल्ट इन रडार होता है जो किसी भी वेदर कंडीशन में एनिमी को ट्रैक और डिस्ट्रॉय कर सकता है। दूसरा वेरिएंट है माइका आईआर इंफ्रारेड। माइका आईआर की नोज राउंडेड होती है जिसमें इंफ्रारेड सीकर लगा होता है जो एनिमी एयरक्राफ्ट की हीट को डिटेक्ट करके लॉक कर देता है। अब क्योंकि माइका आईआर कोई भी
रडार वेव्स एमिट नहीं करता है, इसलिए एनिमी के रडार वार्निंग रिसीवर इसे डिटेक्ट नहीं कर पाता है, इसलिए साइलेंटली अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन माइका आईआर का एक डाउनसाइड या वीकनेस भी है। जब हैवी रेन या फिर क्लाउडी वेदर होता है तो एयर में वाटर ड्रॉपलेट्स एनिमी एयरक्राफ्ट की हीट को एब्जॉर्ब या स्कैटर कर देते हैं। इससे इस मिसाइल को हीट सिग्नेचर मिलने में काफ़ी मुश्किल आती है, इसलिए पायलट सिचुएशन के अकॉर्डिंग इन दोनों वेरिएंट्स का यूज़ करते हैं। नाउ लेट्स सी if you can find out the names of the missile on the hard points of Rafale just by looking at the picture. I want you to pause the video right here. See if you can answer it yourself and let me know in the comments how many you got right. अब सबसे इजीएस्ट से शुरू करते हैं। ये जो लार्ज मिसाइल्स दिखाई दे रही है ये है स्कैल्प, जिसमें 2 वॉरहेड सिस्टम होता है। और ये एजिस में जो मिसाइल्स हैं वो है माइका आईआर, क्योंकि इनकी नोज पर ये राउंडेड शेप है जिसमें इंफ्रारेड सीकर होता है। अब ये बची हुई दोनों मिसाइलें काफ़ी सिमिलर लग रही है, पर अगर आप इनको क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो ये अंदर वाली मिसाइल में इंटेक्स दिखाई दे रहे हैं जो रैमजेट इंजन के होते हैं, इसलिए ये मीटियोर मिसाइल है। और एजिस पे ये दूसरी मिसाइल माइका आरएफ है। और माइका आरएफ मीटियोर से थोड़ी स्मॉल होती है। और इस सेकंड इमेज में ये लार्ज मिसाइल्स हैमर है जो वर्टिकल डाइव मारने के कैपेबल होती है। और इस सेकंड इमेज में ही एजिस में माइका आईआर है और ये अंदर की साइड मीटियोर। Finally, here are some questions related to the weapon systems of the Rafale. Based on what we learned in this video, I'm sure you will easily be able to answer all of them. Write down the correct answers in the comment section below. If you liked the video and learned something new today, hit the like button and subscribe to the channel for more CDS and FK related content. That was all from my side. Thanks for watching.